नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को कर रहे थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने पहले यूरोपीय कंपनी के आगमन को देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक है, तो उसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो इसका सही जवाब होगा आपका मुर्शीद कुली खां। ठीक है ना। कहा जाता है कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वह मुर्शीद कुली खां था, और इसका टाइम पीरियड था 1717 से लेकर के 1727 के बीच में। ठीक है, और इसने अपनी जो राजधानी थी वो ढाका से क्या किया था, मकसूदाबाद बनाया था, जो आगे चलकर क्या इसका होता है, मुर्शिदाबाद के नाम से क्या की होती है, जानी जाती है, मुर्शिदाबाद के। ये दो तीन चीज़ें आप अपने दिमाग पे रखिएगा। और इसने भूमि बंदोबस्त में एक व्यवस्था प्रारंभ की थी, और उस व्यवस्था का नाम था इजारा व्यवस्था। ठीक है, तो ये दो चार छोटी छोटी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और बाद में क्या होता है कि जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका एक दामाद रहता है सुजाउद्दीन, उसको क्या करते हैं, जो उस समय के तत्कालीन सम्राट थे। अब ये भी पूछ सकता है कि जब नियुक्त किया गया था तो उस समय तत्कालीन सम्राट कौन थे? तो उस समय तत्कालीन सम्राट जो मुगल सम्राट थे वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है ना, मोहम्मद शाह रंगीला। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुर्शीद कुली खां को जब बंगाल का गवर्नर स्वतंत्र रूप से नियुक्त किया गया तो उस समय भारत का तत्कालीन मुगल सम्राट कौन था? तो वो थे मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला, जिन्होंने क्या की थी, इसके मृत्यु के बाद उसके दामाद जो थे सुजाउद्दीन, उसको बंगाल का सूबेदार बनाया और उसे मान्यता प्रदान की। तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुर्शीद कुली खां। छोटी छोटी चीज़ें बस दिमाग में कहानी के तौर पे रखिए कि आपके सामने जब प्रश्न आए तो आपका वो प्रश्न कभी भी गलत न हो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो यह बहुत ही फेमस है, दो ही लड़ाइयाँ हुई थी और ब्रिटिश प्रभाव स्थापित हो गया था। एक प्लासी था और दूसरा बक्सर। ठीक है, तो वह जो प्रारंभ कर दिया था तो इसका सही विकल्प आपका होगा प्लासी का युद्ध। ठीक है ना। तो अब सबसे पहला प्रश्न ये बन जाएगा कि ये कब हुआ? तो ये हुआ था 23 जून 1757। ठीक है, तो आपको इसका टाइम भी याद रखना चाहिए। और यह युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में क्या हुआ था, लड़ा गया था। और बंगाल के एक नवाब थे, उनका नाम था सिराजुद्दौला। जो क्या हुआ थे, इनसे पराजित हुए थे। तो कहानी इसके पीछे ये थी कि नवाब की सेना में क्या थे, तीन तरह के राजद्रोही थे। एक थे मीर जाफर, एक थे यार लतीफ़ और एक थे राय दुर्लभ। ये क्या करते हैं कि युद्ध होना जब प्रारंभ हो जाता है तो इनके युद्ध का जो नेतृत्व करते हैं उसमें जो उनकी आगामी टुकड़ी रहती है, ये प्रश्न भी शायद आ चुका है एग्जामिनेशन में, तो उसमें मीर मदान और मोहन लाल, यह दो व्यक्ति थे। उसी में से क्या होता है कि मीर मदान क्या होता है कि गोली लगने के कारण मर जाता है, और जब मर जाता है तो सिराजुद्दौला क्या करता है कि अपने अधिकारियों से क्या करता है, विचार विमर्श करता है कि भाई इतना बड़ा हादसा हो गया तो अब क्या किया जाए। तो मीर जाफ़र जो रहता है वह नवाब से कहता है कि भाई आप क्या करो कि आप सारा कार्यभार क्या करो, सेना अध्यक्षों को दे करके और आप युद्ध क्षेत्र से क्या हो जाओ, वापस मुर्शिदाबाद चले जाओ। और नवाब के पता नहीं दिमाग में क्या हुआ और उसने ये बात मान ली और वह क्या करता है, युद्ध क्षेत्र से निकल करके और
मुर्शिदाबाद चला जाता है। और मुर्शिदाबाद जब चला जाता है और इसके बाद में उसको पता चलता है कि उसकी सेना क्या हो गई, पूर्ण रूप से परास्त हो गई। और कहा भी जाता है कि अगर उसने मीर जाफ़र की यह बात नहीं मानी होती तो शायद आज परिणाम कुछ और होता। ठीक है। और कहा भी जाता है कि प्लासी के युद्ध ने अंग्रेज़ों को तात्कालिक सैनिक और वाणिज्यिक लाभ इतना प्रदान कर दिया कि अंग्रेज बहुत ज़्यादा क्या हो गए, मजबूत हो गए। और यहाँ तक कि कृषि उत्पादन में जो 3 अग्रणी राज्य थे उस समय के, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, वहाँ पर भी अंग्रेज़ों का एक तरह से राजनीतिक प्रभुत्व क्या हो गया, स्थापित होना क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। और यहीं से पहली निर्णायक सफलता मिलनी क्या हो गई, शुरू हो गई। वो तो आगे चल के जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में, तो कहा जाता है कि वो एकदम फाइनल युद्ध होता है और सर्वाधिक निर्णायक युद्ध होता है। और इसके बाद तो ब्रिटिश जो होती है पूरे भारत में क्या होती है, एकदम पूर्ण रूप से वास्तविक सत्ता के ऊपर क्या हो जाती है, काबिज हो जाती है। ठीक है। तो ये कहानी मैंने आपको थोड़ा सुनाया प्लासी के युद्ध का, कि हो सकता है आगे चल के इससे ढेर सारे प्रश्न आपको मिलें और आप उनका उत्तर आसानी से दे सकें। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न आपने अभी पढ़ा है और मैंने आपको कहानी भी सुनाई। बस आपको ये याद रखना है कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो आपका हुआ था 23 जून 1757। बस ये डेट याद रखनी है, कहानी अपने आप आपके दिमाग में क्या हो जाएगी, चलने लगेगी। तो वो युद्ध था आपका प्लासी का युद्ध। अगला है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्या था, लोग हेस्टिंग्स में और बेंटिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन वो थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। आपको कहानी मैंने बताई दी कि इन्होंने युद्ध लड़ा, सिराजुद्दौला को परास्त किया और वहीं से ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव क्या हो गई, रख दी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। ठीक है ना, तो कहा जाता है ए हेवन बॉर्न जनरल, इंग्लिश में भी ये अगर आता है तो यह कहा गया था आपको क्लाइव के लिए। ये स्टेटमेंट किसके लिए बोला गया था, क्लाइव के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि भाई प्लासी का युद्ध हुआ तो ये है कहाँ पर। ठीक है ना, तो यह मैदान जो है आपका पश्चिमी बंगाल में स्थित है। पश्चिमी बंगाल में अभी मतलब आप देखेंगे कि चुनाव भी चल रहे हैं, तो नादिया डिस्ट्रिक्ट जो है, वहीं पे नादिया डिस्ट्रिक्ट के पास से एक नादिया डिस्ट्रिक्ट के पास वहाँ पर भागीरथी नदी, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि कभी डीपली क्वेश्चन पूछे तो आपके दिमाग में, भागीरथी नदी के किनारे क्या हुआ था, यह स्थित है और वहीं पर क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध का मैदान है। अगला है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की। आपको पता है ना मुंगेर के तमंचे। ठीक है ना, तो यह थे आपके मीर कासिम। मीर कासिम ने ऐसा क्यों किया। ठीक, मीर कासिम की स्थिति एक तरह से आप वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो ईरान जैसी हो गई थी। ईरान भी क्या है, चाइना से अपना संबंध स्थापित तो कर रहा है, लेकिन उसको यह डर है कि जिस तरह पाकिस्तान को चाइना ने गुलाम बना लिया, कहीं ऐसे हमें ना गुलाम बना ले। सेम ऐसी स्थिति उस समय भी क्रिएट हुई थी। और मीर कासिम को यह डर लगने लगा था कि अंग्रेज क्या करेंगे, उसके कार्यों में हमेशा हस्तक्षेप करते रहेंगे। तो जिस कारण उसने क्या किया कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके कहाँ कर दी, मुंगेर कर दी। और वो चाहता था कि जितना भी षड्यंत्र वाला माहौल है, वातावरण है, उनसे वह दूर रहे। और जब दूर रहेगा तो अंग्रेज़ों को ज़्यादा हस्तक्षेप करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। अब आपका सबसे पहले ये प्रश्न बनेगा कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो यह लड़ा गया था आपका 22 अक्टूबर 1764, ठीक है ना, 22 अक्टूबर 1764। और उधर की आपको याद रहना चाहिए 17 डेट, ठीक है ना। तो 22 अक्टूबर 1764 को क्या किया था? अंग्रेजों ने मीर कासिम, अब देखिएगा यहाँ पे फाइट किसके किसके बीच होती है, उस फाइट में रहते हैं मीर कासिम, फिर है अवध के नवाब, अवध के नवाब, उनका नाम था आपका शुजाउद्दौला, ठीक है। और दिल्ली के जो मुगल सम्राट थे वो थे शाह आलम, शाह आलम द्वितीय। अब यह तीनों लोग क्या करते हैं? मिल जाते हैं। अब मिल करके क्या करते हैं? अंग्रेजों से कहते हैं कि चलो भाई अब तीनों लोग हम लोग मिल जाए और मिल करके अंग्रेजों को क्या कर दिया जाए? हरा दिया जाए। और यह लोग आपस में मिल करके एक ग्रुप का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इधर अंग्रेज मजबूत हो गए थे बहुत ज़्यादा आपका प्लासी के युद्ध के बाद ही। तो अंग्रेज़ों ने भी अपनी कमान, एक उनके मेजर थे हेक्टर मुनरो, ये नाम बहुत फेमस है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अंग्रेज़ों ने अपनी कमान किसको दी? हेक्टर मुनरो। इनको क्या की कि उसकी कमान दे दी कि आप जाइए और इस युद्ध को क्या करिए, इस पे एक मोहर लगाइए और अंग्रेज़ों का प्रभाव क्या करिए? स्थापित करिए। और बहुत ही भयानक युद्ध होता है, बड़ा युद्ध होता है। और इलाहाबाद तक का प्रदेश जितना भी क्षेत्र होता है उस सब पर क्या हो जाता है? अंग्रेज़ों का अधिकार स्थापित हो जाता है। और जब एक तरह से इलाहाबाद का जितना इधर का क्षेत्र था, उस समय यह बफर स्टेट कहा जाता है। बफर राज्य ऐसा राज्य होता है जैसे अभी वर्तमान में रूस और नाटो के बीच में बफर राज्य कौन सा है? यूक्रेन। रशिया ने यूक्रेन पर युद्ध करने का ऐलान किया और नाटो और रशिया के बीच में बफर स्टेट कौन है? यूक्रेन। यूक्रेन हमेशा रशिया की रक्षा करता है और नाटो को रशिया के मॉस्को शहर तक आते कि क्या करता है? रोकता है। उसी तरह क्या था, यह भी क्या करता था? एक तरह से बफर स्टेट की तरह काम करता था। और जब यह अंग्रेज़ों के अधिकार में आ जाता है तो दिल्ली जीतने का जो इनका मंसूबा रहता है वह रास्ता क्या हो जाता है? खुल जाता है दिल्ली को जीतने का। और यहीं से क्या होता है? अंग्रेज़ों की कूटनीति क्या होती है? आपकी बढ़ने लगती है और उसकी प्रभु सत्ता जो होती है पूर्ण रूप से क्या होती है? अखिल भारतीय शक्ति के रूप में क्या होते हैं? स्थापित होना प्रारंभ हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बक्सर का युद्ध। बस डेट याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ठीक है, अभी मैंने कहानी सुनाई तो आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि उस समय दिल्ली का शासक कौन हो सकता है। तो उस समय दिल्ली का शासक थे आपके शाह आलम द्वितीय। ठीक है, अगला है बक्सर की लड़ाई के समय, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ठीक है ना, तो बंगाल का नवाब उस समय थे मीर जाफ़र, क्योंकि मीर जाफ़र, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय तीनों ने एक ग्रुप का निर्माण किया था और अंग्रेज़ों से क्या किए थे? लड़ाई किए थे। देखिए कहानी सुनने के बाद आपके कई प्रश्न उसी के अंदर क्या होते हैं? समाहित हो गए। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, तो वह थे आपके शाह आलम द्वितीय। जब हार जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की दूसरी संधि, इसके पहले भी एक संधि हुई रहती है और यह होती है आपकी अगस्त 1765 में। और इस संधि के बाद क्या होता है कि शाह आलम को अंग्रेज क्या कहते हैं?
अपने संरक्षण में ले लेते हैं और इलाहाबाद तथा कड़ा क्षेत्र जो थे वो क्या करते हैं, नवाब के लिए छोड़ देते हैं कि भाई तुम अपना देखो समझो इसको, और बाकी चीज़ अंग्रेज क्या कर लेते हैं, अपने संरक्षण में ले लेते हैं। और यहीं से फिर अंग्रेज़ों का शासन प्रारंभ होता है और एक फरमान जारी किया जाता है 12 अगस्त 1765 को, और यह फरमान जारी करता है मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और इस फरमान में होता क्या है, इस फरमान में होता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों राज्य की जो दीवानी के अस्थायी रूप से जो अधिकार थे वो क्या हो जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए जाते हैं। बदले में क्या रहता है कि कंपनी क्या करती है, सम्राट को 26 लाख रुपए, 26 लाख रुपए क्या करती है, देती है, और निजामत व्यय के रूप में क्या करती है, 53 लाख रुपए आपका यहाँ पर व्यवस्था हो जाती है। और बंगाल का उस समय जो गवर्नर रहता है आपका बंगाल का ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरफ से, तो वो क्या रहता है, रॉबर्ट क्लाइव। शाह आलम का देखा जाए तो उसका जीवन पूरा क्या रहता है, आपदाओं से ग्रस्त रहता है। मैंने अपना वीडियो में इनकी पूरी कहानी सुनाई है, उसको आप अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आगे चलकर जब देखते हैं कि हमारे किसी काम का नहीं है तो वो क्या करते हैं, इन्हें अंधा कर देते हैं, और अंधा करके बाद में इनका क्या हो जाता है, खेल समाप्त कर दिया जाता है। और अंग्रेज़ों का क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, 1803 तक जाते जाते क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। अब इनके 2 उत्तराधिकारी थे, 2 उत्तराधिकारियों में थे एक शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय के 2 उत्तराधिकारी थे, अकबर द्वितीय, और नेक्स्ट थे आपके बहादुर शाह द्वितीय, वही जफर, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाते हैं कि ये दोनों जो उत्तराधिकारी होते हैं शाह आलम द्वितीय के, ये एक तरह से पेंशन भोगी बन करके क्या हो जाते हैं, अंग्रेज़ों के बनकर रह जाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कहानी थी कि दीवानी अधिकार कैसे कैसे इनको ट्रांसफ़र हुए। आपको पूरा पता होना चाहिए कि युद्ध हुआ, युद्ध समाप्त हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई, फिर संधि के एवज में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी क्या कर दी गई, दे दी गई। इसके बदले में कंपनी द्वारा सम्राट को 26 रुपये देने के लिए लाख रुपए देना के लिए तय हुआ, और निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देने के लिए क्या हुई, व्यवस्था की गई। और उस समय बंगाल का जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर रॉबर्ट कौन था, क्लाइव था। बाद में इनको अंधा कर दिया जाता है और इनके 2 उत्तराधिकारी होते हैं, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। और यह इनको क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से पेंशन भोगी बना करके कहती है कि भैया अब तुम पैसा लेते रहो थोड़ा बहुत और तुम्हारा काम चलता रहेगा, बाकी अब तुम क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब हमारे ऊपर छोड़ दो। अगला है 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने दी, आ गया ना। तो ये प्रश्न होगा आपका मुगल सम्राट, ठीक है, कौन था, शाह आलम द्वितीय। अगला है किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। देखिए मैंने भी कहा था ना, बंगाल का उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब दी, ये भी डेट आप आपसे पूछ लिया है। तो यह दी थी आपका 12 अगस्त 1765 में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी शायद बिहार पीसीएस में आ चुका है, ठीक। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो जब ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग को इंटरेस्ट उतना नहीं आएगा देखने में। थोड़ा थोड़ा करके हम हर इस वीडियो के परिप्रेक्ष्य को जानने का प्रयास करेंगे और अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।